हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं कुंदन कुमार प्रेपवेल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 2 और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वांटिटीज के बारे में बताया था। क्वांटिटी क्या था? ऐसे कोई भी चीज जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर की रिक्वायरमेंट हो उसे हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। फिर मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी बताया, ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स के नियमों को पालन करे, ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स के नियमों का पालन करती हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब समस्या की बात ये आ गई कि बहुत सारे मुझे फिजिकल क्वांटिटीज मिले, तो हम लोगों ने उस फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया। कहा हम लोगों ने क्या देखा, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जिनको सिर्फ नंबर से बताने पे हम चीजों को समझ सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी मिली जिनमें नंबर के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी मिला। तो उन्हें हम लोगों ने इस फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। हमने उसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया। इस रिप्रेजेंटेशन फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने दो तरीके से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया। पहले वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? वेक्टर क्वांटिटी। और सेकेंड वाले पार्ट यानी दूसरे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी इसे हिंदी में कहते हैं अदिश राशि, और दूसरे को कहते हैं हम लोग सदिश राशि। अब ये अदिश राशि और सदिश राशि है क्या दोस्तों? देखिए ध्यान से, फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। दोनों में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस दोनों को बहुत एक दूसरे से अलग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, मैं 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या आप इस 30 किलोमीटर से ये पता लगा पा रहे हैं कि मैं 30 किलोमीटर किधर गया? तो आपका जवाब डेफिनेटली होने वाला है नहीं। अब 30 किलोमीटर में किधर गया? हो सकता है मैं ईस्ट गया, वेस्ट गया, नॉर्थ गया, साउथ गया, मुझे डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा। बस मुझे मालूम चल रहा है कि हां मैं 30 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अगर मैं बोल दूं मैं 30 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, किधर गया? 30 किलोमीटर। इस बार भी मैंने डिस्टेंस सेम वही ट्रेवल की है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो दोनों ही क्वांटिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। इस क्वांटिटी से मुझे किसी डायरेक्शन का नहीं पता चल रहा है, इसमें सिर्फ मुझे मालूम चल रहा है क्या? न्यूमेरिक वैल्यू, मैग्नीट्यूड मिल रहा है कि मैं 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ये हमारा डिस्टेंस कहलाए। फिजिक्स में इसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर इसी डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन हो जाए तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं बच्चों। यानी इसे कहते हैं दूरी, और इसे कहेंगे हम लोग विस्थापन। क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन। और ये हमारा क्या है? दूरी। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने कहा मेरी गाड़ी की जो स्पीड है, मेरी कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए इस वैल्यू से आपको क्या मालूम चल रहा है? इस वैल्यू से बस मुझे ये मालूम चल रहा है कि कोई कार है जिसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। इस किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? 1 घंटे में ये कार 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। पर किधर करती है इसका कुछ पता नहीं। किधर करती है ये पता नहीं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि एक कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर इन लेफ्ट डायरेक्शन, या बोल दें हम लोग इन वेस्ट डायरेक्शन, इन वेस्ट डायरेक्शन।
अब क्या डिफरेंस है, इस 60 किलोमीटर में मुझे ये नहीं मालूम चल रहा था कि कार जा कहां रही है, लेकिन इस 60 किलोमीटर पर आवर वेस्ट से मुझे एक बात क्लियर मालूम चली कि गाड़ी की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर तो है, यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, लेकिन किसी फिक्स डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। यानी फिजिक्स में इसे हम लोग स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्पीड। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। देखिए दोनों में बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, सिर्फ डायरेक्शन। पहले वाले में भी डायरेक्शन ने डिफरेंस क्रिएट किया था, एक को हमने फिजिक्स में दूरी कहा तो दूसरे को विस्थापन कहा। इसमें हम लोग इसको क्या कहते हैं, फिजिक्स में स्पीड मतलब चाल और वेलोसिटी का मतलब वेग। तो ये हमारा बहुत बड़ा डिफरेंस है फिजिकल और स्केलर क्वांटिटी में। तो फिजिकल, अब हम लोग अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, तो दोस्तों हम कह सकते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। क्या हो दोस्तों, हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो ये सदिश राशि और अदिश राशि। लेकिन फिलहाल तो आप इतना ही जानिए कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो क्या है, हमारी वेक्टर, और जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो हमारे स्केलर। पर सच बताऊं, आप पूरे YouTube चैनल पर ढूंढ लेना, कोई नहीं बोलने वाला ये बात जो मैं बोलने वाला हूं। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, प्लस एक और चीज होनी चाहिए, क्या, दे ओबे वेक्टर लॉ। अब ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला। मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो वेक्टर नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक करंट का। करंट, हमारे घरों में जो करंट चलता है ना, हमारे घरों में जो करंट है, करंट एक क्या है, आप बोलोगे करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है। हमारे घरों में जो करंट आता है वो कितने एम्पियर का होता है, 16 एम्पियर का होता है। क्या कितना है, 16 एम्पियर का हो सकता है, 5 एम्पियर का हो सकता है, 10 एम्पियर का। तो दैट मीन्स इसके पास मैग्नीट्यूड है। मान लीजिए हमारे घर में जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए कि 10 एम्पियर है, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, अगर आप इस चीज को नहीं जानेंगे तो आप क्या ढूंढेंगे, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वेक्टर होगा। क्या मैग्नीट्यूड है, हाँ जी, नंबर है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन भी है, फिक्स डायरेक्शन में करंट चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मेरे पास डायरेक्शन भी हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। और आप एग्जाम में करंट को वेक्टर क्वांटिटी पर टिक मार के आओगे, डेफिनेटली गलत है ये। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दोस्तों बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है ये स्केलर, बिकॉज दे डू नॉट ओबे द वेक्टर लॉ, क्योंकि ये वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती। ये वेक्टर के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपके दिमाग में मुझे मालूम है क्या चल रहा है कि सर थोड़ा ये भी बता दीजिए कि वेक्टर के लॉ क्या है। तो वेक्टर के लॉ में हम लोगों को बेसिकली वेक्टर एडिशन पढ़ना होता है, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। ये जब आप लोगों ने हायर क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन हमारे इस बार सिलेबस में ना होने के कारण हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे, वरना ये काफी टाइम किलिंग हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जान लीजिए कि वेक्टर के लॉ, जिन्हें हम लोग ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड कर सकें या वेक्टर को रिजॉल्व कर सकें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को कहते हैं, वेक्टरों का वियोजन हिंदी में कहते हैं। तो अगर इन नियमों का कोई फिजिकल क्वांटिटी फॉलो करता है
तभी वो क्वांटिटी सदिश राशि कहलाती है। लेकिन फिलहाल आप इतना ही जाने, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है तो वेक्टर, सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए, जो से आपको ये चीजें हमेशा याद रहेंगी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, कौन कौन सी स्केलर है, कौन कौन सी वेक्टर है। एग्जाम्पल, वेक्टर में सबसे पहला एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग विस्थापन कहते हैं। उसके बाद हमारी वेलोसिटी, ये सब आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 9th और 10th के अकॉर्डिंग है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिसे हम लोग त्वरण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, ठीक है। वेट, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग, हमारा पहला एग्जाम्पल आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया हमारा। उसके बाद वर्क हो गया, वर्क मतलब कार्य। डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी। अब एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। ये सारे क्या है हमारे, दीज ऑल आर द स्केलर क्वांटिटी। ये सारे के सारे क्या है हमारी, क्या है हमारी सब, ये सब वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, ओके। और हम लोग क्या कह सकते हैं, लेंथ हो गया हमारा, लेंथ। उसके बाद क्या हो गया, टाइम, टेम्परेचर, मास। ये सब क्या है हमारी, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन नहीं, सिर्फ नंबर है, मैग्नीट्यूड है, दे आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ को फॉलो करे, वो हमारा क्या है। एक और एग्जाम्पल है, भूले नहीं, करंट, जिसके बारे में हम लोगों ने इतनी चर्चा की, उसको मैं भूल रहा हूं, करंट। इधर क्या लिख देंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, और करंट क्या है हमारा, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे। जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, क्लास 9th और 10th का सारा फिजिक्स पार्ट पढ़ाते पढ़ाते लास्ट तक मैं आपको ये सारी चीजें आपके टिप पे याद करा दूंगा मैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट लिखे हैं, कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले 1 मेगावाट इज इक्वल टू हाउ मच वॉट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको एक शॉर्ट में सारी चीजें लिख दी हैं। क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट लिखा है मल्टीपल, देन आगे लिखा है प्रीफिक्स, पीछे उनके सिंबल, फिर सब मल्टीपल, उनके प्रीफिक्स और उनके सिंबल। प्रीफिक्स का मतलब किसी स्टेटमेंट के आगे लगने वाले। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 मेगावाट, 1 मेगावाट कितना वॉट के बराबर होता है। अब सोचिए, अगर आपको ये टेबल अच्छे से याद होगा, मेगा का मतलब ये रहा, मेगा मतलब 10 to the power 6, कितना होगा आंसर, 10 to the power 6 वॉट। 1 मेगावाट कितने वॉट के बराबर है, 10 to the power 6 वॉट। किसी ने पूछ लिया, क्या एग्जाम में आ गया, बताइए 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर। माइक्रो, देखिए टेबल में क्या है, माइक्रो जो है हमारा बहुत छोटी इकाई है, इसको हम लोग 10 to the power -6 के बराबर। 1 माइक्रोमीटर जो होती है दोस्तों 10 to the power -6 मीटर के बराबर होता है। ये माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, अट्टो, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए एकदम टिप पर। डेसी सेंटीमीटर तो सबको मालूम है, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 10 to the power -1। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 10 to the power -2। 1 मिलीमीटर 10 to the power -3। माइक्रो यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर दोस्त हम लोग भूल जाते हैं। क्या माइक्रो, माइक्रो ये सब हम लोग यूज करते हैं वेवलेंथ वगैरह नापने में, लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए। माइक्रो 10 to the power -6, नैनो 10 to the power -9, पीको 10 to the power -2, फेम्टो या इसको हम लोग फर्मी भी कहते हैं 10 to the power -50, अटो 10 to the power -18। सिमिलरली ये
किलो तक तो सबको मालूम है, डेका 10⁻⁴, हेक्टो 10⁻², किलो सबको मालूम है, यहां से स्टार्ट होता है। ये लास्ट के 3-4 आपको याद रखने हैं। मेगा 10⁻, मेगा का मतलब 10⁻⁶। गीगाबाइट, आजकल हमारे जो मोबाइल फोन वगैरह होते हैं ना, तो उनकी जो स्टोरेज होती है वो किस में आती है, गीगाबाइट या टेराबाइट में आती है। कहते हैं ना 1 गीगाबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे 1 GB 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। 1 बाइट, बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उनकी। तो 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होगी सर, तो 1 गीगाबाइट 10⁻9 बाइट के बराबर होगा। 1 टेरा 10⁻12, 1 पेंटा 10⁻15, 1 एक्सा 10⁻18। तो दोस्तों ये सारे के सारे आपको यूनिट्स याद होने चाहिए। दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ कॉमन यूनिट्स रखे हैं जो हम डे टू डे लाइफ में या जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, some common practical unit for measuring small and large distances। जनरली हम लोग किसी स्मॉल डिस्टेंस को और लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इन यूनिट्स का यूज करते हैं। पहला यूनिट लिखा है मैंने फर्मी। क्या लिखा है, फर्मी। 1 फर्मी जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। कितने, 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। और ये फर्मी क्या करता है, दैट गिव्स द क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं न्यूक्लियर के साइज। न्यूक्लियर मतलब नाभिक के साइज। किसी भी एटम के अंदर नाभिक होता है ना, सबको मालूम है, किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसके सेंटर पे नाभिक होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, कक्षाएं यानी सेल बने होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। उस नाभिक के साइज को हमेशा किसमें मेजर करते हैं दोस्तों, फर्मी में। बात करते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, इसका हम लोग एंगस्ट्रॉम का यूज हम लोग करते हैं लाइट की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए। क्या करते हैं, लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए। और ये जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है दोस्तों 10⁻10 मीटर या 10⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर इन दोनों का यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लाइट की वेवलेंथ मेजर करने के लिए। आपको मालूम है ना, व्हाइट लाइट, सन से जो मिलने वाली जो लाइट होती है वो हमें कैसे दिखाई देती है, वो हमें दिखती है कैसे, व्हाइट। और वो व्हाइट कलर 7 कलर के डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है जिसका पैटर्न होता है वेबग्योर, VIBGYOR। और हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है। हर कलर की वेवलेंथ अलग होने के कारण ही वो हमें एक पैटर्न मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग वेबग्योर कहते हैं, VIBGYOR। ये कुछ अरेंज ऐसे होते हैं, नीचे से स्टार्ट होते हैं। सबसे कम डेविएट कौन सा कलर होता है, कई बार पूछा गया है कौन सा कलर है जो सबसे कम डेविएट होता है, तो हम लोग बोलते हैं लाल कलर। और कौन सा कलर सबसे ज्यादा डाइवर्ट होता है, तो हम लोग कहते हैं वायलेट। लाल कलर सबसे कम डाइवर्ट होता है, और मतलब डेविएट मतलब ज्यादा अपने पाथ से नहीं मुड़ता, और वहीं वायलेट बहुत ज्यादा मुड़ता है। यही रीजन है कि लाल कलर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, डेंजर के साइन, ताकि ये कलर बहुत दूर तक हमें दिखाई देता है। तो इन सारे कलर्स की वेवलेंथ जो होती है, तरंग दैर्ध्य की क्षमता होती है, उसे हम लोग एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में मेजर करते हैं। ओके, एक हमारा उससे छोटी यूनिट कौन सी है, माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ये कुछ यूनिट जो हम लोग जनरली कॉमनली यूज करते हैं फॉर मेजरिंग ऑफ स्मॉल डिस्टेंस। और अगर बड़ी डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइट ईयर, इसको ध्यान रखेंगे। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। लाइट ईयर, अक्सर दोस्तों आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ईयर देख के सोचते हैं वर्ष का मतलब टाइम, वो सोचते हैं ये टाइम की यूनिट है। रियली में लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। और 1 लाइट ईयर जो होती है दोस्तों 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। कितनी होती है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। और लाइट ईयर होती कितनी है, लाइट द्वारा एक साल में चले गए, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर। एक साल में लाइट ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन वैक्यूम इन अ 1 ईयर। लाइट ने किसी वैक्यूम में एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर में मेजर करते हैं। ये डिस्टेंस की यूनिट है, याद रखेंगे, ये डिस्टेंस की यूनिट है।
डिस्टेंस की काफी बड़ी यूनिट है। दूसरा होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे हम लोग स्मॉल में, सिंपल लैंग्वेज में AU से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखते हैं, AU। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर के बराबर होता है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है दोस्तों, तो सन से अर्थ के बीच के डिस्टेंस को, सन से अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसे हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है मेरे दोस्तों 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर। तीसरा आता है जो सबसे बड़ी यूनिट है, लाइट की सबसे बड़ी यूनिट होती है हमारी पार्सेक। 1 पार्सेक जो होता है वो लाइट ईयर का 3.26 टाइम्स होता है, यानी 3.26 का मल्टीप्लाई अगर मैं लाइट ईयर से कर दूं तो जो वैल्यू मिलेगी ना, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द 1 पार्सेक। कई से पूछा जाता है या फिर ऑर्डर दिखाया बोला जाएगा कि अरेंज दिस डिस्टेंस लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड पार्सेक इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होगी मेरे दोस्तों, पार्सेक, उसके बाद आती है लाइट ईयर और तीसरी आती है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम लोग खगोलीय दूरी भी कहते हैं। ये कुछ दूरियां हैं जो हमारी स्मॉल और लार्ज हैं, ठीक है। ये हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इन सारे जो डिस्टेंसेस को आप मेमोराइज कर लेंगे। मैं बोलूंगा कि आप इसके स्क्रीनशॉट रख लें और इसके नोट्स बना लें, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, तो हो गया हमारा। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने यहां पर कुछ कॉमन मेजरिंग यूनिट्स लिखे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे कुछ कॉमन यूनिट हैं लार्ज और स्मॉल मासेस के लिए। फिर मैंने लिखा है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर यूज टू मेजरिंग टाइम, और ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल यूनिट्स लिखा है मैंने फॉर मेजरिंग प्रेशर। आपके वक्त को बचाने के लिए मैंने सारी चीजें लिख दी यहाँ पे और आपको इसे याद रखना है। आते हैं पहले लार्ज डिस्टेंस के बारे में, लार्ज मासेस के बारे में। मास का मतलब पता ही आप लोगों को, कितना द्रव्य। तो पहला आता है हमारा 1 मेट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है, ये होता है हमारा 1000 किलोग्राम के बराबर। मेट्रिक टन, क्विंटल, ये सब क्या है, हमारे लार्ज मासेस हैं। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम, तो आपको मालूम होगा 1 क्विंटल में हमारे होते हैं 100 किलोग्राम। 1 पाउंड समझते हैं ना, पाउंड को हम लोग LB से, लैप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैप्स भी बोलते हैं। और 1 लैप्स जो होता है 0.4536 किलोग्राम के बराबर होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको टिक मार ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, चंद्रशेखर लिमिट। ये इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर रखा हुआ है। एक चंद्रशेखर यूनिट जो है, लिमिट जो है, वो किसके बराबर होती है, 1/4 टाइम्स द मास ऑफ सन। एक चंद्रशेखर लिमिट किसके बराबर होती है दोस्तों, ये होता है 1/4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन। हमारे सन के मास का 1.4 टाइम्स जो वैल्यू आएगी वो हमारे चंद्रशेखर लिमिट के बराबर। ये एक इंडियन साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई यूनिट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चंद्रशेखर लिमिट किस चीज से रिलेटेड है, आपको दे दिया जाएगा मास से रिलेटेड है, लेंथ से रिलेटेड है, प्रेशर से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, आप ढूंढिए। तो अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आप तुरंत आंसर दोगे। इस लाइन को अंडरलाइन करना, चंद्रशेखर लिमिट। एक चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है दोस्तों, एक चंद्रशेखर लिमिट जो होती है 1.4 टाइम्स यानी 1.4 गुना सन के मास के बराबर होता है। और लास्ट लिखा है मैंने AMU। फुल फॉर्म ऑफ AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी किसी भी एटम के मास के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में, रसायन में पढ़ा होगा, रसायन विज्ञान में, कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इस रेंज में लेते हैं, 1.66 × 10⁻27 kg। इमेजिन कीजिए कितना छोटा है, इमेजिन कीजिए 10⁻27, बहुत 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 छोटा, इमेजिन भी नहीं किया सकता। तो ये हमारी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ यूनिट है। ये किसके लिए यूज करते हैं, जनरली हम इसका यूज करते हैं किसी नाभिक के न्यूक्लियस में प्रेजेंट मासेस का पता करने के लिए। जनरली हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये रेंज है।
अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइप जो हमारे टाइम से रिलेटेड है। सबसे पहला सोलर डे, सबको मालूम है सोलर डे। अर्थ को अपने एक्सिस पे, अर्थ को अपने एक्सिस को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोलर डे। और एक अर्थ अपने एक्सिस पे कितने देर में घूम जाती है, 24 घंटे में हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है। दोस्तों आपको पता है ना, हमारा अर्थ दो टाइप का मोशन करता है, एक तो अपने एक्सिस पे घूमता है और दूसरा सन के चारों तरफ घूमता है, यानी रोटेटरी मोशन भी करता है और रिवोल्यूशन मोशन भी करता है, यानी गोल गोल घूमता भी है और अपने एक्सिस पे भी घूम रहा होता है। ठीक है, इसे कहते हैं नक्षत्र दिवस, इसको हम लोग सैड्रियल डेज कहते हैं। कहते हैं सैड्रियल डेज, इसको हम लोग नक्षत्र दिवस भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंफ्यूजन होता है। एक सैड्रियल डे किसके बराबर होता है, एक नक्षत्र दिवस जो होता है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के बराबर होता है। क्या, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अब ये है क्या, तो जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो किसी रेफरेंस पॉइंट, मान लो कोई स्टार है हमारा सन, सन के एक्सिस के अराउंड, मतलब सन से किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन, देखिए ध्यान से। तो जब ये अपने एक्सिस पे घूमा तो मान लीजिए कि इस पॉइंट का दोबारा वापस घूमकर आने में जो टाइम लगा उसी को हम लोग नक्षत्र दिवस कहते हैं। ठीक है, इसको हम सैड्रियल डे कहते हैं और उसको टाइम कितना लगता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इस पॉइंट को वापस वहां तक आने में क्या लगता है सर, 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड। सोलर ईयर, एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर, सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में अर्थ को जो टाइम लगता है उसे हम लोग सोलर ईयर कहते हैं। और ये 365 डेज इन 0.25 डेज के बराबर होता है। अगर रियली में बोला जाए, देखो ये मैंने डेसिमल में लिखा है, रियली में क्या होता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 365 डेज एंड 6 आवर। और 6 आवर को जब हम लोग डेज में भरेंगे तो क्या बनेगा, ये 6 आवर पूरे दिन का क्या है, 1/4 पार्ट है। 1/4 का मतलब 0.25। मैंने यहाँ पर डेज में लिखा है, एग्जाम में हो सकता है आपको ऐसे दे रखा हो, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। 365 डेज 6 आवर्स बोले या 365 डेज 0.25 डेज बोले। दोस्तों ये जो 6 आवर्स है ना, यही 6 आवर जब 4 साल बाद क्या बन जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 4, ये टोटल 24 घंटे बन जाते हैं और यही बन जाता है हमारा लीप ईयर, जिसको हम लोग कहाँ ऐड कर देते हैं, फरवरी में। तभी तो हमारा फरवरी हर चौथे साल में 29 डेज का होता है, अदरवाइज क्या होता है, 28 डेज के होते हैं। तो 29 डेज होने के पीछे का लॉजिक क्या है, ये 6 आवर्स, क्योंकि अर्थ को सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा लूनर मंथ। लूनर मंथ मतलब हमारा मून जो है ना, मून को कितना टाइम लगता है अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में, वो होता है 27.3 डेज। ठीक है, तो 27.3 डेज इज कॉल्ड द लूनर मंथ। इसे क्या कहते हैं हम लोग, लूनर मंथ के नाम से जानते हैं। यहां मैंने कुछ प्रैक्टिकल्स यूनिट लिख दिए हैं जो हमारे प्रेशर को मेजर करता है। प्रेशर क्या है, तो आप लोगों ने जनरली सुना है कि प्रेशर क्या होता है, दबाव, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दबाव या दाब कहते हैं। तो प्रेशर वाटर भी जनरेट करता है, प्रेशर हमारा एयर भी, हमारा एटमॉस्फेयर भी प्रोड्यूस करता है। तो प्रेशर का मतलब क्या था, प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ ना, P = F अपॉन में A, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर, या हम लोग इसको दाब कहते हैं। बल अपॉन में क्या, क्षेत्रफल, बल अपॉन में क्षेत्रफल या एरिया स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को कहते हैं हम लोग क्या, दाब। अब दाब के कुछ हमारे यूनिट्स हैं। पहला लिखा हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसको हम लोग 1 बार भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁵। देखो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है दोस्तों, ये क्या है, यूनिट है। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10⁵ पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 10⁵ पास्कल। पास्कल मेरे दोस्तों ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट में
हम न्यूटन पर मीटर ना बोल के पास्कल या शॉर्ट में इसे हम लोग पीए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई पूछे कि 1 बार कितने पास्कल के बराबर है, तो आप बोलोगे 1 बार जो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। या कोई आपसे पूछे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के बराबर है दोस्तों, तो 10⁵। मिली बार छोटी वैल्यू है, 1 मिली बार जो होता है 10⁻² पास्कल के बराबर है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर मैं इसको हम मरकरी के टर्म में लिखें तो एक और पैटर्न है एटमॉस्फेरिक रिप्रेजेंट करने में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग इस तरह भी करते हैं क्या, 760 mm 760 मिलीमीटर ऑफ क्या है मरकरी कॉलम। एक इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, उस इंस्ट्रूमेंट के तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। याद रखने वाली बात है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 760 टॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं 760 टॉर। और 1 टॉर किसके बराबर हो जाएगा, 1 टॉर जो होगा बच्चों दोस्तों ये होगा 1 मिलीमीटर ऑफ, ये किसके बराबर होगा 1 टॉर जो होता है वो 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम के बराबर होता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल्स यूनिट्स हैं, चाहे वो मास के लिए लिया गया हो, चाहे वो आपके लेंथ के लिए लिया गया हो, चाहे वो टाइम के लिए हो या फिर प्रेशर के लिए, इन सारे यूनिट्स को आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमने इन दोनों वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में बताया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अगर चैनल को